बनो सेशन का डे 3। इंजन बनो। इंजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि लीडर होता है लीडर्स का, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो कि लीडर होता है लीडर्स का, उसके अंदर एक नॉर्मल लीडर से ज्यादा बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। क्योंकि लीडर तो वो व्यक्ति बन जाता है जिसके नेटवर्क में कुछ लोग आ गए, वो उन कुछ लोगों का लीडर बन गया, है ना। तो मतलब वो बॉगी बन गया। एक बॉगी के अंदर में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, तो वो बॉगी बन गया। अब एक इंजन वो होता है जिसके नेटवर्क में बहुत सारे बॉगी होते हैं, वो बहुत सारे बॉगीज को एक साथ में लेकर चल रहा होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं। तो वो व्यक्ति की कार्य प्रणाली कैसे होनी चाहिए, वो व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति का, आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति की स्ट्रेटेजीज कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम इस सेशन के अंदर में बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, छोटे बड़े कौन कौन से काम करने चाहिए जिनसे कि आप अपनी टीम को प्रॉपरली मैनेज कर सकें, अपनी टीम को कंट्रोल में रख सकें, अपनी टीम को मोटिवेटेड रख सकें, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को हाई लेवल पे ले जा सकें। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े स्टेप्स हैं जिनको हम इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर में डिस्कस करते हैं। हमने डे 1 में बात करी, आज डे 3 है। डे 1 में हमने बात करी यहाँ पर ड्रीम एक्सपेंशन की। तो ड्रीम एक्सपेंशन में हमने आपको बोला, ड्रीम एक्सपेंशन में हमारा क्लियर कट जो सेशन का मैसेज था वो ये था कि डायमंड शिप से आगे सोचना शुरू करो, इतना बड़ा सोचना शुरू करो जितना बड़ा आज तक कभी नहीं सोचा। बड़े से बड़ा सोचो और अपने भविष्य को प्लान करो। आने वाले अपने जीवन के अपने जितने भी वर्ष अभी बचे हुए हैं, कैसे पता चलेगा? करंट एज जितनी भी है, करंट एज 100 में से अपनी करंट एज को जब हम माइनस कर देते हैं तो बचे हुए साल निकल के आ जाते हैं। तो जितने भी वर्ष बचे हुए हैं उतने वर्षों को प्लान करने के बारे में हमने बात करी थी। और हम उतने सारे वर्षों को प्लान करने के लिए इसीलिए बात कर रहे थे ताकि आपकी एक सोच डेवलप हो, आप अपने जीवन को प्लान कर सकें, अपने भविष्य को प्लान कर सकें, अपनी एक सोच बना सकें। और उस सोच के लिए फिर हमने अब काम करना है। वो सारे जितने भी सपने अपने भविष्य के लिए हमने लिखे हैं, वो सारे भविष्य में सारे के सारे सपनों को हासिल करने के लिए हमने जो सारी एक्टिविटीज करनी है वो हम आगे अब इन सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ठीक है। और ये हमने डे 1 के अंदर बात करी थी, जिसके अंदर हमने आपसे बोला था कि कम से कम 200 ड्रीम्स लिखिए अपने भविष्य के लिए। आप अपने लिए 200 लिखिए, 200 लक्ष्य लिखिए, 200 सपने लिखिए कि भविष्य में आपको क्या क्या करना है। और फिर हमने आपसे बोला था कि इनके रीजंस भी आप लिखिए कि आपको ये ड्रीम्स पूरे क्यों करने हैं, इनका रीजन क्या है, रीजन लिखिए। और जिन जिन ड्रीम्स के लिए आपके पास में जेन्युइन रीजंस हैं, फिर आपने उनके लिए आगे और फर्दर उनमें लिखना होता है कि हमें ये ड्रीम्स क्यों, तो हमने लिख लिया। कैसे करना है, कौन से ऑब्स्टेकल्स बीच में आएंगे, ये हमने लिखना है। कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और फिर हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने ड्रीम एक्सपेंशन डे 1 के अंदर डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद हमने डे 2 के अंदर डिसिप्लिन बिल्डिंग के ऊपर बात करी थी, जिसमें हमने ये बोला था कि भाई अगर आपको अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लक्ष्यों के बीच में और आपके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। आज की जो सिचुएशन है और आपको जहां जाना है उसके बीच में ब्रिज की तरह काम करता है डिसिप्लिन। ये हमने डे 2 में बात करी थी और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर डिसिप्लिन आपको अपने बिजनेस में, अपने जीवन में लाना है तो आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। सिर्फ अट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अट्रैक्ट हो जाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एक्चुअल में प्यार करना पड़ेगा आपको आपके काम से। तो हमने आपको इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि प्यार करने में और सिर्फ अट्रैक्ट होने में क्या फ़र्क होता है ना। और फिर हमने आपको ये भी थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड किया था कि आपको अपनी टीम को कैसे मोटिवेटेड करना है, अपनी टीम के लिए आपको कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि वो लोग भी, उनके कार्य प्रणाली में भी डिसिप्लिन आए। उसके लिए आपको कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं उसके ऊपर भी हमने बात करी थी। और आज हम जो टीम के बारे में, जो हमने कल जो लास्ट हमारा टॉपिक रहा था, वहीं से आगे आज हम शुरू करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेमिना बिल्डिंग। क्या टॉपिक है आज का?
आज है डे 3। आज का टॉपिक है स्टैमिना बिल्डिंग। तो स्टैमिना बिल्डिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि स्टैमिना क्या होता है। प्लीज़ जल्दी से बताइएगा स्टैमिना का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा स्टैमिना से आप क्या समझते हैं कि स्टैमिना किसको कहते हैं। ठीक है, सहन शक्ति और बताइए क्षमता, पावर, सेल्फ ताकत, धैर्य, किसी भी कार्य को करने की शक्ति। और क्या लिखा है, धैर्य, आंतरिक बल, एनर्जी, किसी भी कार्य को करने की शक्ति। रिंकू राजपूत सर ने लिखा है क्षमता, जगदीश सर ने लिखा है कार्य करने की शक्ति, तरणी सेन माहा सर ने लिखा है सहन शक्ति, संतोष शर्मा सर ने लिखा है क्षमता। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैमिना एक्चुअल में होता क्या है। मीनिंग ऑफ स्टैमिना के ऊपर बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि घुमा फिरा के और बहुत ज़्यादा ऐसी गाढ़ी भाषा में बात करना मेरा स्टाइल नहीं है और हम चीज़ों को बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड रखने में भरोसा रखते हैं ताकि चीज़ें इजी टू डुप्लीकेबल भी हों। अगर वो समझने में आसान होंगी तो डुप्लीकेशन में भी आसान हो जाएंगी और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ स्टैमिना जब आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे ना मीनिंग ऑफ स्टैमिना या हिंदी मीनिंग ऑफ स्टैमिना या मीनिंग या स्टैमिना मीनिंग या स्टैमिना हिंदी मीनिंग, ऐसे करके जब आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको कुछ शब्द निकल कर आएंगे। वो शब्द क्या है देखिए आप, वो शब्द निकल के आएंगे शक्ति, सहन शक्ति, आंतरिक बल, ये सारे शब्द निकल कर आएंगे। यानी कि जो कुछ भी आप लोग लिख रहे हैं ना, आप लोग सही लिख रहे हैं, गलत नहीं लिख रहे हैं। जो कुछ भी आपने इसका जो मीनिंग आपने लिखा स्टैमिना का, वो आप सबने सही लिखा है। यही इसका मीनिंग भी है, शक्ति, सहन शक्ति, आंतरिक बल। लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में स्टैमिना है क्या, थोड़ा सा अगर हम इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें तो स्टैमिना का मीनिंग मैं आपको दिखाता हूं। देखो दोस्तों, ये है स्टैमिना का मीनिंग। स्टैमिना एक तरीके की पावर है और वो पावर क्या है, पावर टू रीच योर पीक परफॉर्मेंस। स्टैमिना क्या है, स्टैमिना इज द पावर टू रीच योर पीक परफॉर्मेंस। आपको आपकी उच्च क्षमता पर पहुंचाने वाली जो शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं स्टैमिना। यानी कि वो ताकत जो आपको आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस पे लेकर जाती है उसे कहते हैं स्टैमिना। स्टैमिना, पावर टू रीच योर पीक परफॉर्मेंस। अब आप इसको कोई भी शब्द दे दो, आप इसको आंतरिक बल बोलो, आप इसको शक्ति बोलो, सहन शक्ति बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन अगर आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस पे पहुंचना है, आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे पहुंचना है, आपको अपनी सबसे नंबर 1 परफॉर्मेंस पे पहुंचना है, तो आपको जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो है स्टैमिना। स्टैमिना, ठीक है। दौड़ तो कोई भी सकता है, दौड़ कोई भी सकता है, लेकिन मैराथन हर कोई दौड़ सकता है क्या? मैराथन हर कोई नहीं दौड़ सकता। मैराथन समझते ना, एक होती है हाफ मैराथन, जिसमें हाफ मैराथन 11-12 किलोमीटर की होती है। एक होती है मैराथन, वो मैराथन जो होती है वो 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर की भी होती है, जो छोटी मैराथन होती हैं। फिर इनसे बड़ी बड़ी मैराथन भी होती हैं, 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़, फिर 60 किलोमीटर की मैराथन दौड़, इस तरीके से बड़ी बड़ी मैराथन दौड़ भी होती हैं। अगर मैराथन दौड़ना है यानी कि लंबी दूरी तक अगर दौड़ना है तो उसके लिए आपके अंदर होना चाहिए स्टैमिना, बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा होना चाहिए स्टैमिना। समझ में आ रहा है? तो आप जो भी मैं बोल रहा हूं आप उसको अपने बिजनेस से भी रिलेट कर पा रहे होंगे ना, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो आपका क्या लक्ष्य है? आपका लक्ष्य है ना, आपने पहले दिन लिखे ना सारे के सारे लक्ष्य, वो क्या 1 महीने के गोल लिखे आपने पहले दिन में? एक महीने के या 6 महीने के तो नहीं लिखे। आने वाली पूरी जिंदगी को प्लान करा है आपने, आने वाली पूरी जिंदगी के सपने लिखे हैं आपने, यानी कि बहुत लंबी दूरी तय करनी है। और लंबी दूरी तय करने के लिए क्या चाहिए?
स्टैमिना, स्टैमिना, स्टैमिना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आज हम स्टैमिना बिल्डिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि स्टैमिना बिल्ड कैसे होगा, अपनी टीम के अंदर में स्टैमिना बिल्ड कैसे करेंगे, अपनी टीम का स्टैमिना कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, बहुत शॉर्ट में चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन जितना भी बताया जाएगा ना आज के सेशन में, सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके बिजनेस के लिए, आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल बातें हैं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। ये लिखा हुआ है, इफ योर स्टेमिना इज लो then your performance will also low, and if your stamina is high your performance will also high। आप देखिए, एक लड़का होता है, एक लड़का जो होता है 17-18 साल का, जब वो आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी शुरू करता है, शुरू में दौड़ना शुरू करता है, तो शुरू में उसका स्टेमिना बहुत लो होता है, लो, वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता है। 150-200 मीटर में ज़्यादातर लोग हांफने लग जाते हैं। 150-200 मीटर में क्या होता है, 150-200 मीटर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो लगातार प्रैक्टिस करना शुरू करता है, प्रैक्टिस करना शुरू करता है, प्रैक्टिस करना शुरू करता है। तो जैसे जैसे वो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो एक्चुअल में वो क्या बढ़ा रहा होता है, अपना एक्चुअल में उसका क्या बढ़ रहा होता है, स्टैमिना बढ़ रहा होता है, वो अपना स्टैमिना बढ़ा रहा होता है। और जैसे जैसे उसका स्टैमिना बढ़ता चला जाता है उसकी परफॉर्मेंस भी हाई होती चली जाती है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम तैयारी करके तो आते नहीं है ना, हम तो बस आ जाते हैं बिना तैयारी के। हम में से किसी ने भी बचपन में प्लान नहीं किया था कि बड़े होके हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। किसी ने भी प्लान किया था क्या बचपन में हम में से कि हम बड़े होके नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे? किसी ने भी प्लान नहीं किया था, किसी ने भी तैयारी नहीं की थी, हम तो बस आ गए। हमारे किसी जान पहचान वाले ने हमें बिजनेस प्लान दिखाया, हम इस बिजनेस के अंदर आ गए। ऐसी आपकी टीम में भी है, आपकी टीम में भी जितने भी लोग हैं वो तैयारी करके नहीं आ रखे हैं इस बिजनेस में, उनकी तैयारी अब करवानी है आपको। ज्वाइन तो कर लिया उन्होंने, ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बिना तैयारी के आए हैं ना। तो बिना तैयारी के आए हैं तो ये तो ऑब्वियस बात है कि शुरुआत में स्टेमिना उनका भी लो ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। अब उनका स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक हाई परफॉर्मिंग टीम बने और मैदान में बिल्कुल ऐसी परफॉर्मेंस दे कि मजा ही आ जाए। आप समझ रहे हैं? तो आपकी टीम जो है ना, आपकी टीम का भी अभी शुरुआत में क्या होता है, जो भी नया पर्सन ज्वाइन होता है तो उसका भी स्टेमिना लो होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस भी लो होती है। अब जो लीडर्स अपनी टीम के लोगों का स्टेमिना बढ़ाने पे ध्यान दे रहे होते हैं, उनके टीम के लोगों की परफॉर्मेंस लगातार हाई होती चली जाती है। और जो लीडर्स अपनी टीम का स्टेमिना बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, उनकी टीम जो होती है धीरे धीरे थक के बैठ जाती है। क्यों थक के बैठ गई? क्योंकि स्टेमिना नहीं था ना। स्टेमिना तो बिल्ड किया ही नहीं तो थक के तो बैठेंगे ही। इस रेस में हारता कोई नहीं है, बस लोग थक के बैठ जाते हैं क्योंकि उनका स्टेमिना जवाब दे जाता है। तो अगर आपकी टीम के लोगों का आपने स्टेमिना बढ़ाने के ऊपर मेहनत करी होगी तो आपकी टीम के लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो हाई हो जाएगी और वो थक के बैठेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? और अगर आपकी टीम के लोगों की परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो आपने ड्रीम्स सेट किए हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, वो सारे के सारे ड्रीम्स आपके पूरे होने लग जाएंगे अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस लगातार हाई होती चली गई। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर में लो स्टेमिना होने के कुछ बेसिक रीजंस होते हैं, बेसिक रीजंस होते हैं लो स्टेमिना के। समझना बेसिक रीजंस क्या हैं। कई लोग हैं इस बिजनेस के अंदर में जिनको 2 साल 3 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर में, लेकिन आज भी उनका स्टेमिना लो है।
है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस के अंदर में जिनको 2 साल 3 साल हो गए हैं इस बिजनेस में, लेकिन आज भी उनका स्टेमिना लो है। कुछ लोगों को 6 महीने हो गए इस बिजनेस के अंदर में, फिर भी उनका स्टेमिना लो है। तो क्यों हो रहा है ऐसा कि भाई हमको बिजनेस के अंदर हमको टाइम तो होता जा रहा है, लगातार समय होता जा रहा है हमें इस बिजनेस के अंदर में, लेकिन हमारा स्टेमिना नहीं बढ़ रहा सर। स्टेमिना इतना वक्त बीतता जा रहा है लेकिन स्टेमिना वैसे का वैसा ही है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। कारण क्या है? बेसिक रीजंस ऑफ लो स्टेमिना। स्टेमिना कम होने के बेसिक रीजंस क्या है? पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स। जब तक आपके जीवन में पर्याप्त मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं होंगे तब तक आप स्टेमिना बिल्ड करने के लिए आप में आग नहीं लगेगी। ठीक इसी तरीके से हम अगर टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब तक आप अपनी टीम को इनफ मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं देंगे, जानबूझ के आपको अपनी टीम को इनफ मोटिवेशनल फैक्टर्स अपनी टीम के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जब तक आप अपनी टीम के लिए इनफ मोटिवेशनल फैक्टर्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम के अंदर जान नहीं आएगी, आपकी टीम का स्टेमिना बढ़ना शुरू नहीं होगा। वो अपनी क्षमताओं को स्ट्रेच करने के लिए जोर नहीं लगाएंगे। आपकी टीम के लोग अपनी क्षमताओं को स्ट्रेच करने के लिए जोर नहीं लगाएंगे, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए जोर नहीं लगाएंगे जब तक आप उनके सामने मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं रखोगे। कई सारे काम करने के रीजंस अभी बताऊंगा मैं आपको, मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन कौन से, क्या क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स आप रख सकते हो अपनी टीम के सामने, जिससे कि आपकी टीम के अंदर जो है स्टेमिना बिल्ड करने के लिए उनके अंदर एंथुसियाज्म पैदा होगा, उनके अंदर उत्साह पैदा होगा कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें, बेहतर परफॉर्म करें। सेल्स की लाइन में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि जितनी भी कंपनी सेल्स की फील्ड में काम करती हैं वो सब ये काम करती हैं, और आप भी अगर करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं आप। इस बिजनेस के अंदर में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लेकर चलना है ये आपके हाथ में है। ठीक है, आपकी कंपनी ने आपको एक बेसिक प्लान दे दिया है, बेसिक एक इनकम प्लान आपको दे दिया है और बहुत सारे आपको सुविधाएं दे दी हैं, लेकिन जो कंपनी ने आपको इनकम प्लान दिया है उस इनकम प्लान को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग आप ही को बनानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, आपकी टीम की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, तो अपनी टीम के सामने मोटिवेशनल फैक्टर्स क्रिएट करना जिससे कि वो काम करने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित हो पाए, वो मोटिवेशनल फैक्टर्स क्रिएट करना अपनी टीम के सामने ही आपकी जिम्मेदारी है। कैसे होंगे वो अभी बात करते हैं। पहले हम आगे और रीजंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि और क्या रीजंस होते हैं लो स्टेमिना के। दूसरा जो बड़ा रीजन है लो स्टेमिना का वो है लैक ऑफ राइट ट्रेनिंग। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर राइट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब हम अपनी टीम के लोगों के लिए राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं तब क्या होता है, जब हम अपनी टीम के लिए राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, जब हम उन्हें राइट ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती। ठीक है, राइट ट्रेनिंग कैसे देनी है इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। देखिए होता क्या है, बेसिकली हर इंसान की सेम प्रॉब्लम नहीं है। आपकी टीम के अंदर अगर 50 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि 50 लोगों की प्रॉब्लम सेम ही हो। किसी इंसान को हो सकता है कि उसका बेसिक जो उसकी प्रॉब्लम है वो इन्विटेशन है, वो शो द प्लान तो अच्छा कर लेता है और फॉलोअप भी सही कर लेता है, लेकिन उसकी बेसिक जो दिक्कत है वो है कि यार शो द प्लान तो कर लूं लेकिन इन्विटेशन कैसे करूं, इन्विटेशन नहीं कर पाता। तो उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जब हम उनको ट्रेन करना शुरू करते हैं, जब हम अपनी टीम के एक एक व्यक्ति की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जब उनको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं तब स्टेमिना बिल्ड होना शुरू होता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं राइट ट्रेनिंग के ऊपर। और इसके बाद जो तीसरा जो बेसिक रीजन है लो स्टेमिना का वो है लैक ऑफ एप्रिसिएशन। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे ऑलरेडी कि एप्रिसिएशन में बड़ी ताकत है। हमें पता होता है कि यार एप्रिसिएशन करने में ताकत है, एप्रिसिएशन करना चाहिए, इससे टीम का मोटिवेशन, टीम का मोरल हाई होता है, लेकिन हम फिर भी कर नहीं रहे होते। तो आज मैं कुछ ऐसी 2-4 बातें आपको एप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगा जिनसे कि आपको अगर
पॉइंट वो क्लिक करेंगे आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स, और आप अपनी टीम के अंदर अगर अभी तक प्रॉपर एप्रिसिएशन नहीं करते हैं तो करना चाहिए, उसको करेंगे तो आपका टीम का जो है स्टेमिना आपका बिल्ड होगा। ठीक है, आपके नेटवर्क में आपके टीम के लोगों का स्टेमिना बढ़ेगा अगर आप ये 3 काम अगर करेंगे। और अगर ये 3 काम जब नहीं हो रहे होते हमारी टीम के अंदर में, जब लैक ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है हमारी टीम के अंदर में, लैक ऑफ राइट ट्रेनिंग होता है और लैक ऑफ एप्रिसिएशन, जब इन सारी चीज़ों की कमी होती है हमारी टीम के अंदर में, तभी हमारी टीम का स्टेमिना लो होता है। समझ में आ गया? चलिए इसके ऊपर और थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव स्टेमिना ऑफ योर टीम। बेसिक बात आज की जो मुद्दे की जो बात है वो क्या है? हाउ टू इम्प्रूव स्टेमिना ऑफ योर टीम। बहुत अच्छे से समझना आज के सेशन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप जितना अच्छे से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे आपकी टीम के अंदर में, उतना ही आपको फायदा होगा। हाउ टू इम्प्रूव स्टेमिना ऑफ योर टीम। अपनी टीम का हम स्टेमिना इम्प्रूव कैसे करें? तो इसका जो सबसे पहला जो है क्रिएटिंग मोटिवेशनल फैक्टर्स, क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स की वजह से स्टेमिना लो रहता है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? करने के लिए प्रेरित करने के कारक। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं? पहला, अपनी टीम को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? देखिए पहला रूल, मेक देम फील दैट यू ट्रस्ट देम एंड यू बिलीव इन देयर पोटेंशियल। थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये देखिएगा पहला पॉइंट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर मोटिवेशन भरे, तो आपको पहला जो स्टेप लेना है वो ये है कि आप अपनी टीम के लोगों को ये फील करवाइए कि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट यानी कि विश्वास, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, कि आपको उनकी क्षमता के ऊपर भरोसा है। ये बात मैं कह रहा हूं कि आपको उनकी क्षमता के ऊपर भरोसा है और आपको ये भरोसा है कि वो इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम कर सकते हैं, वो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा भरोसा है आपको। ये आपने उनको फील करवाना है और आपने उनको फील करवाना है कि एंड यू बिलीव इन देयर पोटेंशियल। सेम चीज कि आपने उनको क्या फील करवाना है? आपने उनको फील करवाना है कि आप उन पे भरोसा करते हैं और आपको इस बात का विश्वास है कि वो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, वो 100% इस बिजनेस में सक्सेस होंगे, ऐसा उन्हें फील करवाना है सर आपने। जब आप सामने वाले को ऐसा फील करवाते हैं तो सामने वाले के दिमाग में क्या चीज़ आती है बताए? कि जब सर को मुझ पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूं, तो सर ने मुझ में कुछ तो देखा होगा ना, इसलिए तो सर को मुझ पे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूं। तो जब ऐसी बात आती है सामने वाले के दिमाग में, तो फिर उसका मोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाता है कि यार जब सर मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो मेरे को उनका भरोसा टूटने नहीं देना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि वो जो मुझ पे भरोसा कर रहे हैं वो भरोसा टूटे नहीं। ऐसी बात आती है अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोग अंदर से अच्छे हैं, ज्यादातर समाज के अंदर अधिकतर लोग अंदर से अच्छे हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों के मन में ये फीलिंग आती है कि यार सामने वाला मुझ पे जब भरोसा कर रहा है, सामने वाले को मेरी क्षमता के ऊपर भरोसा है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ अपनी क्षमता के ऊपर भरोसा? मुझे भी करना चाहिए और मुझे उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि उनका भरोसा ना टूटे। जब ये अंदर से बात आती है ना, तो ये आपके बिजनेस के अंदर मैजिक करती है। आप सोचिए कि अगर आपकी टीम का हर एक व्यक्ति ये सोच ले, आप सोच के देखिए जरा, इस बात को जरा दिमाग के अंदर इमेजिन करके देखिए। मान लीजिए आपकी टीम 50 लोगों की है, ज़्यादा बड़ी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 50 लोगों की टीम की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी सिर्फ टीम 50 लोगों की है और आपकी टीम के 50 के 50 लोग अगर ये सोचने लग जाएं कि सर हम पे भरोसा करते हैं, सर हमारी क्षमता के ऊपर भरोसा करते हैं और हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सर का विश्वास टूटने ना पाए, तो सोचिए वो 50 के 50 लोग कैसा परफॉर्म करेंगे। सोच के देखिए,
वो 50 के 50 लोग ऐसा परफॉर्म करेंगे कि जैसे वो 50 ना हो 5000 हो, ऐसा परफॉर्म करेंगे। अपनी टीम को कभी भी अपनी टीम के किसी भी व्यक्ति का मोरल डाउन ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का मोरल डाउन ना करें, चाहे वो व्यक्ति 2 महीने में 3 महीने से एक भी व्यक्ति को ज्वाइन ना करवा पाया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका मोरल डाउन मत कीजिए, आप हमेशा विश्वास जताइए, विश्वास जताइए, विश्वास जताइए, विश्वास जताइए, अपने साथ के लोगों के ऊपर विश्वास जताइए। कुछ लोगों को एक्टिवेट होने में 15 दिन लगते हैं, कुछ लोग 15 दिन में एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को एक्टिवेट होने में 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको अपने साथ काम स्टार्ट करने में 6 महीना भी लग जाता है। अगर उस 6 महीने के अंदर मेरे अपलाइन ने अगर मेरे पे भरोसा नहीं करा होता और बोला होता यार तेरे को 2 महीने हो गए, तू एक को भी ज्वाइन नहीं करवा पाया, निकल जा, तेरे बस की बात नहीं है, तो आज मैं यहां नहीं खड़ा होता। आप समझ रहे हैं? मेक देम फील दैट यू ट्रस्ट देम एंड यू बिलीव इन देयर पोटेंशियल। ये पहला स्टेप है मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये पहला मोटिवेशनल फैक्टर है जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपको 100% जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला मोटिवेशन क्या है? बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ, रिमेंबर देयर नेम्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर देम। आप किसी व्यक्ति को अगर महत्वपूर्ण फील करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप को महत्वपूर्ण फील करवाइए, तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें उनके नाम, आपको उनका नाम याद होना चाहिए। कभी व्यक्ति को गलत नाम से नहीं बुलाना चाहिए, सही नाम से बुलाना चाहिए। अगर आपकी टीम में कोई राजू है तो राजू को राजू ही बोलो, फिर काजू मत बोलना। ठीक है, तो रिमेंबर देयर नेम्स। और राजू सर कैसे हैं आप? समझ में आया? एंड इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर देम। अब ये जो आपकी टीम राजू है, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो इस व्यक्ति का जन्मदिन, ये आप याद रखिए, हो सके तो कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। आजकल फेसबुक में सब लोग कनेक्टेड होते हैं, तो फेसबुक ने एक अच्छा फीचर डाला हुआ है। फेसबुक हमें रिमाइंड करवा देता है कि भाई आपके इस फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है। 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर पहले ही वो आपको बता देता है। बल्कि अगर आप जाके देखेंगे, चेक करेंगे, तो वो आपको 2 महीने 3 महीने पहले भी रिमाइंड करता है फेसबुक कि भैया इतनी इतनी डेट को आपके इस फ्रेंड का बर्थडे होगा। तो वो एक तो बर्थडे किसी भी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है। दूसरा कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए? डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इस बिजनेस को जिस व्यक्ति ने जिस डेट में ज्वाइन किया, वो डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपकी टीम में जैसे ही किसी व्यक्ति को 1 साल कंप्लीट होता है, अगर आपने उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है, तो आप उनको 1 साल की बधाई दे सकते हैं कि सर आपको 1 साल हो गया सर इस बिजनेस में। और मैं देख पा रहा हूं सर, मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि 1 साल पहले जब आप इस बिजनेस के अंदर आए थे तब आप कैसे थे और आज आप में कितना परिवर्तन आ चुका है। इस तरीके से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने साथ के लोगों को। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पहले चेक की डेट आप किसी व्यक्ति की याद रख सकते हैं कि सर ये देखिए आपका आज से 1 साल पहले इसी डेट को आपका पहला चेक आया था, वो इतने अमाउंट का था और आज देखिए कितने अमाउंट का है। इस तरीके से आप जो है उनकी डेट्स याद रख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हैं? अगर आपकी टीम में जो पर्सन ज्वाइन है, अगर वो शादीशुदा व्यक्ति है, तो आप उनकी मैरिज एनिवर्सरी की जो डेट है वो आप याद रख सकते हैं। अगर आप अपनी टीम के लोगों की जो उनकी लाइफ की जो ज़रूरी डेट्स हैं, अगर आप वो याद रखेंगे और उस डेट में आप उनको विश करेंगे, तो आप ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? आप सामने वाले को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवा रहे हैं। और जब आप सामने वाले को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है और इससे आपकी टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरी टीम के लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी बात मानते ही नहीं। क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी टीम के लोग मेरी बात नहीं सुनते। तो मैं पूछना चाहूंगा,
अगर आज इस सेशन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिनका ये मानना है कि सर मेरी टीम के लोग मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने ऐसा किया ही क्या है जिससे कि वो आपकी बात सुने, है ना। थोड़ा सा कठिन सवाल है ये, कभी कभी चुप भी जाता है, लेकिन एक बहुत बड़े मेंटर ने, एक बहुत बड़े लीडर ने जिसकी आज नेटवर्थ 300 करोड़ से भी ज़्यादा की है, ऐसे एक लीडर ने ये सवाल पूछा था। मैं उनका एक सेशन अटेंड कर रहा था तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त है। जब सामने वाला कह रहा है कि सर मेरी टीम के लोग मेरी बात सुनते नहीं, तो भैया सीधा सा सवाल है, हमने ऐसा किया ही क्या, आपने ऐसा किया ही क्या कि आपकी टीम के लोग आपकी बात सुने। ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मोटिवेशनल फैक्टर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट हमने अभी बात करी। आगे और पॉइंट्स पे बात करते हैं। आप अपनी टीम को कुछ बेसिक कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन भी दे सकते हैं उनके लिए। ठीक है, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ और बेसिक कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन अपनी टीम को दे सकते हैं। ध्यान देना, कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारे लीडर्स इस सिस्टम पे चलते हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। उनकी जो मंथ की जो सेल्स है, जो उनकी मंथली क्लोजिंग है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव होती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनकी मंथली क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है जब वो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी टीम के अंदर में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहला जो बेसिक कॉमन फैक्टर है जो कि आप अपनी टीम को मोटिवेशन करने के लिए आप डाल सकते हैं, वो है आप कुछ स्मॉल टाइम बाउंड ऑफर्स उनको दे सकते हैं, है ना। कुछ स्मॉल टाइम बाउंड ऑफर्स कि जैसे मंथ स्टार्ट हुआ तो मंथ स्टार्टिंग में आप एक छोटा सा टाइम बाउंड ऑफर डाल सकते हैं कि सर मंथ स्टार्टिंग में 5 तारीख से पहले अगर आप इतना रीपरचेस करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि लोगों को लोग बेनिफिट देख रहे होते हैं। वो बेनिफिट छोटा है या बड़ा है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेनिफिट अगर मिल रहा होता है तो एक बार की सामने वाला जो है काम करने के लिए प्रेरित जरूर होता है। कोई व्यक्ति ज्वाइन होने वाला है, कोई ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक, फॉर्म भरा है उस व्यक्ति ने, ज्वाइन होने वाला है, तो आप उस समय भी आप कोई ना कोई ऐसा उनको टाइम बाउंड कुछ ऑफर दे सकते हैं कि सर इतने टाइम तक ऐसा कुछ ऑफर चल रहा है। ये आपको अपनी इंटेलिजेंस, अपने दिमाग से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या ऑफर देना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए कि पता चला आपने 3000 की सेल पर 2000 या 1000 रुपये का कुछ सामान फ्री कर दिया या बोला कि सर इतने का सामान मिल जाएगा, तो उससे भी आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और आदत खराब हो जाएगी लोगों की आदत खराब नहीं करनी है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, आदत नहीं खराब करनी है लोगों की, अपनी टीम के लोगों की, कि कहीं पता चला आपने इतना ज़्यादा ऑफर देने शुरू कर दिए कि फिर जिस महीने आपने ऑफर नहीं दिए उस महीने लोगों ने काम ही नहीं किया। फिर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। छोटे छोटे मोटिवेशनल फैक्टर्स, छोटे छोटे टाइम बाउंड ऑफर्स आप रख सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। उससे आपके बिजनेस के अंदर में आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके साथ के लोगों को जो है काम करने का, ज़्यादा थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करने का उनको एक जो है रीज़न मिलेगा। आपको रीज़न देने पड़ते हैं ना लोगों को अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए, ठीक है। एक होता है आई एम फर्स्ट करके एक सिस्टम हम चलाते थे हमारी टीम में, आज भी चलाते हैं हम। आई एम फर्स्ट एक सिस्टम चलाते हैं। आई एम फर्स्ट के अंदर क्या होता है, हम ऐसे लोगों को जो है उनके लिए तालियां बजवाते हैं, उनको थोड़ा सा शाउट आउट देते हैं, ऐसे लोगों को जो कि सबसे पहले बिलिंग करवाते हैं, रीपरचेस करवाते हैं, सबसे पहले बिलिंग करवाते हैं। ऐसे लोगों को हम जो है शाउट आउट देते हैं, उनके लिए क्लैपिंग्स करवाते हैं, उनको थोड़ा सा अलग से एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। खर्चीला कुछ भी नहीं करना है, खर्चीला नहीं करना है। आपने अपने सिस्टम को ऐसा नहीं बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा तो फिर उसमें वो डुप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत भी हैं, खर्चीला सिस्टम नहीं बनाना है कि पैसे का लेन देन ना हो, जितना कम हो उतना ही सही है, ठीक है ना। और बहुत बड़े बड़े इसके अंदर में ऐसा नहीं रख देना है कि भाई
जो है मोटरसाइकिल आपने रख दिया गिफ्ट में, या आपने कार रख दिया गिफ्ट में कि इसको कार देंगे, इतना बड़ा बड़ा नहीं करना है। बहुत छोटे छोटे आई एम फर्स्ट जो होता है हम इसमें करवाते हैं, आप भी करवा सकते हैं। ये एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह होता है, क्योंकि फिर इसके अंदर लोगों के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट होती है कि सर मेरा भी नाम लिया जाएगा। भाई बिलिंग तो करवानी है ना सामने वाले ने। अगर वो 6 महीने के कंसिस्टेंसी ऑफर के अंदर है अभी, तो 2 महीना 3 महीना जितना भी उस व्यक्ति को बचा हुआ है अभी कंसिस्टेंसी का, या जितना भी 2 महीना 3 महीना हुआ है अभी, तो पता है कि भाई बिलिंग तो करवानी है उसने। तो बिलिंग करवाने में वो 15 तारीख को बिलिंग करवाए, उससे बढ़िया ये है ना कि वो 5 तारीख को ही बिलिंग करवा के फ्री हो जाए। जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ, मंथ के स्टार्टिंग में ही, अगर मंथ 2 तारीख को स्टार्ट हो रहा है तो 3 तारीख को ही आई एम फर्स्ट आप डिक्लेयर कर दो कि भाई जो 3 तारीख को जो है आई एम फर्स्ट करेगा उसको जो है हम स्पेशल जो है अलग से वो देंगे, रेस्पेक्ट देंगे और अलग से उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, महीने की ओपनिंग ही बहुत दमदार हो जाएगी आपकी। महीने की ओपनिंग अगर दमदार हो जाएगी, शुरू में ही लोगों को अपने नीचे नेटवर्क में बिजनेस आया हुआ, पीवी बीवी आया हुआ अपने नेटवर्क में मंथ के शुरू में ही दिख जाएगा, तो फिर उसको बढ़ाने पे काम किया जाएगा पूरे महीने के अंदर में, फिर उसको मैक्सिमम पे ले जाने के लिए फिर प्रयास किया जाएगा। तो तब क्या होता है, लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर शुरुआत के 10-12 दिन में कुछ नीचे बिजनेस आता हुआ नहीं दिख रहा लोगों को, अगर महीने के शुरुआत के 10-12 दिन में नीचे बिजनेस नहीं आया है, तो जब महीने के शुरुआत के 10-12 दिन में नीचे बिजनेस नहीं आया होता है, तो लोग क्या है फिर धीरे धीरे काम करते हैं। फिर लोगों को लगता है यार ये महीना निकल जाने दो, फिर अगले महीने देखेंगे। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। आपको बेसिक कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन डालते रहना है अपनी टीम के अंदर में। जितने ज्यादा डालेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और देखिएगा इसके अंदर में और क्या क्या हो सकते हैं। आप एक जो है अपने जो है एक अलग से कुछ चला सकते हैं, अलग से टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक करके आप जो है एक सिस्टम अपने टीम में डाल सकते हैं। परफॉर्मर ऑफ द वीक कि पूरे वीक के अंदर जिस व्यक्ति ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया होगा उसको हम अलग से कुछ जो है अलग से उस व्यक्ति को सम्मानित करेंगे, अलग से उस व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और उनको जो है सम्मानित किया जाएगा जो टॉप परफॉर्मर ऑफ पर। तो हम लेकिन जिन कंपनीज में वीकली क्लोजिंग नहीं है बल्कि मंथली क्लोजिंग है, वहां पर हम टॉप परफॉर्मर ऑफ वीक नहीं डाल सकते ना। वहां पर हम क्या डाल सकते हैं, टॉप परफॉर्मर ऑफ मंथ डाल सकते हैं, ठीक है। टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक, टॉप परफॉर्मर ऑफ द मंथ, टॉप परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर। इस पर्टिकुलर ये जो तिमाही है, ये जो क्वार्टर है, इस तिमाही में इस क्वार्टर में किस व्यक्ति ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया, इनके लिए आप कोई छोटा सा आप कोई रिवार्ड डाल सकते हैं, कुछ भी छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कुछ रिवार्ड आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टीम के अंदर में एक ज्यादा परफॉर्म करने की भावना आती है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, लीडर्स क्लब बना सकते हैं। देखिए आप अपने टीम के अंदर में एक लीडर्स क्लब बना सकते हैं। देखिए लीडर्स क्लब क्या होता है ना, मैं आपको समझाने की थोड़ा कोशिश करता हूं। आपकी कंपनी में जो पहला लेवल है ना, पहला लेवल, जैसे हम सेफ शॉप का एग्जांपल लें तो सेफ शॉप में पहला लेवल है सिल्वर, ठीक है। लीडर्स क्लब हम किसको कहते हैं, लीडर्स क्लब बेसिकली उनको कहा जाता है जो पहला लेवल अचीव करने का आधा सफर जिन्होंने तय कर लिया, जिन्होंने पहला लेवल अचीव करने का आधा सफर तय कर लिया, उनको हम क्या है एक, यानी कि वो जो है भीड़ से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, वो पहला लेवल जस्ट अचीव ही करने वाला है। तो कई बार क्या होता है कि मंथ क्लोज हो जाता है लेकिन मंथ क्लोज होने में पहला लेवल अचीव नहीं हुआ होता है, ठीक है ना। या वीक क्लोज हो जाता है, अपना वीकेंड हो जाता है, अपना वीक की क्लोजिंग हो जाती है, लेकिन उस वीक में उसका क्लब बनाते हैं मोटिवेशन के लिए। और हम ये जो लीडर्स क्लब में जैसे मान लीजिए, जैसे सेफ शॉप के प्लान के अनुसार अगर हम बात करें तो सेफ शॉप के प्लान के अनुसार 50 लोगों की टीम पे आपका जो है
अभी आजकल कुछ अगर चेंज हो गया तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले के प्लान में जो होता था, पहले के प्लान में ऐसा होता था कि भाई 50 लोगों की टीम जब आपकी होती थी, 25 लेफ्ट में 25 राइट में जब आपकी टीम होती थी फुल सेल वाली, तो उसको जो है हम सिल्वर डिक्लेयर करते थे, वो कंपनी उसको सिल्वर बोलती थी, ठीक है। तो जो है हम क्या करते थे, लीडर्स क्लब एक बीच में डालते थे, उसमें हम बोलते थे भाई 12 की टीम लेफ्ट में, 25 लोगों की आपकी टीम हो गई, तो हम उनको क्या करते थे, लीडर, जैसे कि भाई अब आप लीडर क्लब में आ गए, क्योंकि अब आपके नीचे एक नेटवर्क काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक लीडर क्लब बना सकते हैं। तो जितने भी बिगिनर्स हैं ना, उन बिगिनर्स को आप लीडर क्लब में आने के लिए पुश कर सकते हैं, ठीक है। एक डायलॉग जो हम कॉमनली अपनी टीम के अंदर बोला करते थे, वो हम यही बोलते थे कि या तो आप इस बिजनेस के अंदर सिर्फ भीड़ हो, भीड़, या तो आप इस बिजनेस में भीड़ का हिस्सा हो, या फिर आप इस बिजनेस के अंदर लीडर क्लब में हो। ये हम हर बिगिनर को बोलते थे, हर बार बोलते थे, बार बार बोलते थे। तो इससे होता क्या था, जो भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करता था उसके अंदर में एक भावना आती थी कि मुझे भी लीडर क्लब में आना है, और लीडर क्लब में पहुंचना आसान होता था किसी भी व्यक्ति के लिए, उसको हम मुश्किल नहीं करते थे, आसान बना के रखते थे, ताकि ज्यादातर लोगों के लिए वो अचीवेबल लगे, ज्यादातर लोगों को वो अप्रोचेबल लगे, ताकि वो उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार हो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी उसके लिए फाइट ही करने के लिए रेडी ना हो। तो इस तरीके से एक लीडर क्लब बना सकते हैं आप अपनी टीम के अंदर में, और अपनी टीम के अंदर में जो है उनको आप अलग से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। आप उनके लिए अलग से ट्रेनिंग का एक प्रावधान रख सकते हैं कि भाई लीडर्स क्लब के लोगों को हम अलग से ट्रेनिंग देंगे, उनको पर्सनली मेंटरशिप देंगे, और जो है हम उनको और ज़्यादा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देंगे। इस तरीके की कुछ आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर में, जिससे कि लोगों के अंदर में भावना आएगी कि भाई मुझे भी जल्दी जल्दी लीडर क्लब में जाना है। तो वो एक बार लीडर क्लब में चला जाएगा तो फिर लीडर क्लब में जाने के बाद उसको पहला रैंक क्वालिफाई करना फिर मुश्किल नहीं रहेगा, फिर वो हफ्ता 10 दिन के अंदर ही पहला रैंक क्वालिफाई भी कर लेगा। तो इस तरीके से आप एक लीडर क्लब बना सकते हैं अपने टीम के जितने भी बिगिनर्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, कि पहले आप लीडर क्लब में आ जाओ ताकि आप भीड़ से ऊपर उठ जाओ। उन्हें बताइए कि 90% लोग तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो कि लीडर क्लब में भी नहीं आ पाते। डायमंड बनना तो बहुत दूर की बात है, वो लीडर क्लब में भी नहीं आ पाते 90% लोग। तो आपको सबसे पहला काम, आप अपनी टीम के जो बिगिनर्स हैं उनको आप बोलिए कि आपको सबसे पहला काम अपने आप को ये करना है कि आपने अपने आप को इन 90% से ऊपर उठाना है। आपको अपने आप को इन 10% में लेकर आना है, और वो तभी होगा जब आप अपने आप को लीडर क्लब में ले आएंगे। बोला ये 10% लोग ही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, कुछ इनको यहाँ से इनकम आती है, बाकी तो 90% सिर्फ भीड़ है। चीज़ जब आप अपनी टीम के अंदर बताएंगे, हर एक इंसान को बताएंगे, तो उनके अंदर लीडर क्लब में आने की अर्जेंसी पैदा होगी, और जब उनके अंदर लीडर क्लब में आने की अर्जेंसी पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को पुश करेंगे, वो ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, उनका स्टैमिना बिल्ड होगा। तो स्टैमिना बिल्ड करने के लिए जो मोटिवेशनल फैक्टर आप अपनी टीम में डाल सकते हैं, ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, बेसिक कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। ठीक है, ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स इंप्लीमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी टीम को इमोशनली मजबूत बना रहे हैं, अपनी टीम के साथ में इमोशनली कनेक्शन बना रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ में, और अपनी टीम को हम बिजनेस के साथ में इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप अपनी टीम को बिजनेस के साथ में इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो आपकी बिजनेस, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है सर, बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। ठीक है, बिजनेस तो आपका लॉजिक से चलने वाला है, लेकिन आपकी टीम लॉजिक से नहीं चलेगी, आपकी टीम जो है वो इमोशन से चल रही है सर। तो आपने इमोशंस पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनके इमोशंस को बिजनेस से कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ना सिर्फ आपको फ़ायदा मिलेगा बल्कि आपकी टीम के लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब उनका स्टेमिना बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी सक्सेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है सर, चलिए
तो यहां पर पहला जो फैक्टर था वो क्या था, क्रिएटिंग मोटिवेशनल फैक्टर्स, ठीक है। तो जब आप ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स जब आप क्रिएट करेंगे तो जो लो स्टेमिना का पहला रीजन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब लो स्टेमिना होने के बाकी 2 रीजंस बचे हैं, उन 2 रीजंस को कैसे टैकल करना है उस पर बात करते हैं। तो लो स्टेमिना होने का जो दूसरा बड़ा रीजन है वो है राइट ट्रेनिंग ना मिल पाना। क्या है, आपकी टीम का स्टेमिना लो होने का जो दूसरा बड़ा रीजन है वो है आपकी टीम को राइट ट्रेनिंग ना मिल पाना, सही समय पे सही ट्रेनिंग ना मिल पाना। ये दूसरा रीजन है स्टेमिना लो होने का आपकी टीम का, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है फॉर बिगिनर्स, फॉर लीडर्स एंड फॉर कोर मेंबर्स। आपने आपकी टीम के अंदर 3 तरह के लोग होंगे। एक तो लीडर्स होंगे, नहीं सॉरी लीडर्स तो होंगे, लेकिन सबसे पहली कैटेगरी कौन सी होगी, बिगिनर्स की। सबसे पहली कैटेगरी बिगिनर्स की होगी। फिर कुछ लोग होंगे जो कि लीडर्स होंगे, और थोड़े से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कोर मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। फिर कोर मेंबर्स के ऊपर आप हो। इस तरीके से आपकी टीम की हायरार्की जो बनती है वो इस तरीके से बनती है, सबसे ऊपर आप हो, फिर आपकी टीम के कोर मेंबर्स हैं, फिर आपकी टीम के कोर मेंबर्स के नीचे फिर लीडर्स हैं बहुत सारे, और फिर उन लीडर्स के नीचे बहुत सारे बिगिनर्स हैं। तो बिगिनर्स की ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए, लीडर्स की ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए, और आपके जो कोर मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग और उनकी ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए। उनको आपने अलग तरीके से ट्रेन करना है। कोर मेंबर्स की ट्रेनिंग आपने अलग तरीके से लेनी है, लीडर्स की ट्रेनिंग आपने अलग तरीके से लेनी है, और बिगिनर्स की ट्रेनिंग आपने अलग तरीके से लेनी है। किस तरीके से लेनी है मैं बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना। करना क्या है, करना यह है कि आपकी टीम का चाहे कोई बिगिनर हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई कोर मेंबर हो, ठीक है ना, आपने क्या करना है, फाइंड आउट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर। क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से समझना। यहां पर लिखा हुआ है फाइंड आउट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर, यानी कि आपकी टीम के जितने भी लोग हैं आप पता करिए कि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है। जो 4-5 जरूरी काम होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करने जो जरूरी है, उन सारे 4-5 कामों में से इस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है। 4-5 जरूरी काम कौन कौन से होते हैं, इनविटेशन करना, शो द प्लान करना, फॉलो अप करना, ठीक है, ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना, लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है ना, पब्लिक इकट्ठी करना, गैदरिंग करवाना, ठीक है, सिस्टम को मैनेज करना। कौन सा, इन सारे पॉइंट्स में से सामने वाले का, आपकी टीम के पर्सन का इनमें से स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं। आप देखिए कि इनमें से स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं इसके। अब किसी भी व्यक्ति में ऐसा निकल कर आएगा कि यार ये आदमी का इनविटेशन और शो द प्लान अच्छा है, ये आदमी इनविटेशन बहुत तगड़ा करता है और प्लान शो भी बहुत तगड़ा करता है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप में इसका दम निकल जाता है। तो जो आदमी के बारे में आपको पता चल गया कि इसका इनविटेशन अच्छा है, इसका शो द प्लान अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपने जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने इसको ट्रेन करना है, और ज्यादा इसके इनविटेशन को और ज्यादा निखारिए। फिर अगर आपको पता चल गया कि ये आदमी इनविटेशन करने में सहज है, ये अच्छे से इनविटेशन कर लेता है, तो फिर उसके इनविटेशन को और ज्यादा निखारिए। उसको ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठाइए जहां पर इनविटेशन की इंटेंस ट्रेनिंग दी जा रही हो, इनविटेशन के बारे में और गहराई से बताया जा रहा हो, ताकि वो आदमी इनविटेशन में और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप सोचिए कि आपकी टीम के लोगों की जो प्लस पॉइंट्स है, अगर वो और ज्यादा इंप्रूव होंगे तो वो कितना बेहतर हो सकते हैं। एक आदमी अगर शो द प्लान करने में, प्लान दिखाने में अगर बढ़िया है, उसे प्लान दिखाने में मजा आता है, उसके सामने 10 लोगों को बैठा दो, वो 10 को प्लान दिखा देता है, 20 को बैठा दो, उसके सामने 20 को प्लान दिखा देता है, 50 को बैठा दो, उसके सामने 50 के 50 लोगों को एक साथ धड़क से प्लान दिखा देता है, उसके सामने 500 लोगों को बैठा दो तो वो 500 के 500 लोगों को एक साथ प्लान दे सकता है। प्लान देने में एक्सपर्ट है, आपको पता चल गया ना, ये इसका स्ट्रांग पॉइंट है। अब इसकी प्लान देने की जो क्षमता है
उसको और ज्यादा धार लगाओ, इसके स्ट्रांग पॉइंट को और ज्यादा धार लगाओ। अगर ये अपने शहर का सबसे बढ़िया प्लानर है तो इसको पूरे राज्य का सबसे बढ़िया प्लानर बनने की ट्रेनिंग दो कि मैं पूरे राज्य का कैसे बढ़िया इसको प्लानर बनाऊं। इसको इतना बढ़िया प्लानर बना दो, इतना बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन देने में इसको इतना ज्यादा बढ़िया कर दो कि सामने वाला इसकी प्लान प्रेजेंटेशन से ही ज्वाइन हो जाए, फॉलो अप का चक्कर ही खत्म। इतना बढ़िया कर दो। तो ऐसे व्यक्ति को आपने ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बैठाना है जहां पर कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, शो द प्लान की ट्रेनिंग दी जा रही है, प्लान शो करते वक्त की पहले क्या पूछना है, बाद में क्या पूछना है, बीच में क्या पूछना है, प्लान को किस तरीके से घुमाना है और कहां पर कौन से पॉइंट को थोड़ा सा कम फोर्स डालना है और कौन से पॉइंट को ज्यादा पिच करना है। इस तरह की ट्रेनिंग्स जहां पर दी जा रही हैं उन ट्रेनिंग कोर्सेज में बैठाओ ना इसको, इसकी क्षमता को और निखारने के लिए ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज में बैठाना है। समझ रहे हैं? राइट ट्रेनिंग। चाहे आपकी टीम का कोई बिगिनर है, चाहे कोई लीडर है या कोई भी कोर मेंबर है, ठीक है। एज अ लीडर काम करते वक्त भी कुछ लोगों में क्या होता है, बिगिनर्स वाली क्वालिटी तो बढ़िया है, लेकिन बिगिनर वाली क्वालिटीज में एक्सपर्ट बनने के बाद जब वो लीडर बन गया है तो लीडर वाली क्वालिटीज में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ कर रहा है कि ये जो आदमी है ये लीडरशिप में इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी बढ़िया है, कौन कौन सी क्वालिटी इसके अंदर वीक पॉइंट्स हैं, इसके कौन कौन से वीक पॉइंट हैं पता करने पड़ेंगे आपको, और पता करके आपको ये काम करना पड़ेगा, फाइंड आउट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड मेक देम स्ट्रॉन्गर। उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाओ। समझ में आ गया? ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम करती है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे ना तो आपकी टीम के लोगों का पोटेंशियल इतना ज्यादा हाई हो जाएगा, आप आज उम्मीद भी नहीं कर सकते वो क्या कर देंगे। उनकी धार को इतना ज्यादा आपने शार्प करते चले जाना है, उनके जो भी उनका प्लस पॉइंट है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। समझ में आ गया? चलिए अभी अगला आपने राइट ट्रेनिंग में अगला क्या स्टेप लेना है देखिएगा। राइट ट्रेनिंग में आपका अगला स्टेप है फाइंड आउट देयर वीक पॉइंट्स। पहले हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फाइंड आउट किए, अब हम क्या कर रहे हैं, उनके वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। और वीक पॉइंट्स पे भी काम करना है, ऐसा नहीं वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करना है, वीक पॉइंट्स पे भी काम करना है, लेकिन तरीका दूसरा होगा, तरीका बदल जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे उस व्यक्ति को, और जो वीक पॉइंट्स है मेक सीरियस एफर्ट टू डिस्ट्रॉय देयर वीक पॉइंट्स। ठीक है, उनके वीक पॉइंट्स को खत्म करने के लिए भी ट्रेनिंग दो उनको। यानी कि हर एक व्यक्ति को आप दो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति को आप ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे बनाए, इसके लिए भी आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, और उसका जो वीक पॉइंट है उसको खत्म कैसे करना है उसके लिए भी आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को इस तरह से दो तरफा ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप सोचिए कि उसका पोटेंशियल कहाँ पहुंचेगा। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी टीम के ज्यादातर लोगों को एक ही रट्टे में चल रहे होते हैं, एक ही कॉमन ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। चाहे कोई गधा है उसको भी वही ट्रेनिंग में बैठा दिया, कोई घोड़ा है उसको भी उसी ट्रेनिंग में बैठा दिया, कोई हाथी है हमने उसको भी उसी ट्रेनिंग में बैठा दिया, कोई सियार है हमने सियार को भी उसी ट्रेनिंग में बैठा रखा है, कोई शेर है हमने शेर को भी उसी ट्रेनिंग में बैठा रखा है, कोई बंदर है हमने बंदर को भी उसी ट्रेनिंग में बैठा रखा है। सारे जानवरों को एक ही तरह की ट्रेनिंग देते जा रहे हैं हम। अगर सोचिए, वैसे जानवर नहीं है आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आप एक जू के अंदर, मान लीजिए अगर आप ट्रेनर हैं तो जू के अंदर अगर आप अलग अलग जानवरों को ट्रेन करते हैं तो सबको एक ही तरह की ट्रेनिंग थोड़ी देते होंगे। मगरमच्छ को ट्रेनिंग कर रहे हैं आप तो मगरमच्छ को मगरमच्छ वाली ट्रेनिंग दे रहे होंगे। अब मगरमच्छ को और शेर को और बकरी को एक तरह की ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते ना। राइट ट्रेनिंग, जो बेसिक जो ट्रेनिंग है ना, जो हम न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन के जो अंदर जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं वो तो सबके लिए कंपलसरी है ही है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है ही है। वो तो बेसिक डोज है जो हर आदमी को लेनी है हर हफ्ते वो बेसिक डोज हर आदमी को लेनी है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है।
न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। लेकिन इसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा आपने अपनी टीम को राइट ट्रेनिंग में डालना है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, उनको राइट ट्रेनिंग में डालना। उनके वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करो। अब आपको पता है कि आपकी टीम में कोई व्यक्ति है, ये क्लोजिंग में, सेल्स क्लोजिंग में गड़बड़ कर रहा है। अभी कल के सेशन में, कल तो खैर इंजन मनो प्रोग्राम नहीं होगा, परसों होगा इंजन मनो ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि कल शाम को न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन है, तो कल तो होगा नहीं, तो परसों होगा इंजन मनो प्रोग्राम। उसके अंदर में हम एक पीएफसी के बारे में बात करेंगे, पीएफसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, जैसे आपको अपनी टीम का, आपने जो है अपनी टीम के साथ में आप काम कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये आदमी क्लोजिंग में गड़बड़ कर रहा है, तो क्लोजिंग वाली ट्रेनिंग में बैठाइए उसको उस वीक पॉइंट को आपने खत्म करवाना है उस व्यक्ति का, ठीक है। आपने उसके लिए एफर्ट डालना है उस व्यक्ति के साथ में कि इसका ये जो वीक पॉइंट है ये खत्म हो। ये दो तरफा ट्रेनिंग चलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के व्यक्ति की स्टेमिना बढ़े, उसकी परफॉर्मेंस बढ़े और वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स निकाले, तो ये दो तरफा ट्रेनिंग चलती है। और पता है हम में से ज़्यादातर लोग क्या गड़बड़ कर रहे होते हैं, ये जो पहला वाला पॉइंट बताया ना मैंने, फाइंड आउट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर, इस पे ज़्यादातर लीडर्स ध्यान नहीं दे रहे होते। कौन से वाले पॉइंट पे, फाइंड आउट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते ज़्यादातर नेटवर्कर्स, ज़्यादातर लीडर्स। वो ये सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये प्लान देने में तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको प्लान देने में हमको पता चल जाता है कि ये बढ़िया है, तो फिर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, फिर हम उसकी और प्लान प्रेजेंटेशन को और इन्हांस करवाने के लिए कुछ नहीं करते। उसके साथ में करते हैं क्या, नहीं कर रहे होते हम कुछ भी। तो उसकी प्लान प्रेजेंटेशन वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट आता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस पॉइंट को इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इस एक पॉइंट को इग्नोर कर रहे होते हैं कि फाइंड आउट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर। समझ में आ गया? इस बात को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट ट्रेनिंग, आपको अगर अपनी टीम का स्टेमिना बढ़ाना है ना, देखिए टॉपिक क्या है आज का, हाउ टू इंप्रूव स्टेमिना ऑफ योर टीम। तो अगर आपको अपनी टीम का स्टेमिना बढ़ाना है तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है अपनी टीम के लोगों का स्टेमिना बढ़ाने का, वो ये है कि गिव देम चांस टू शो देयर स्ट्रेंथ। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे गड़बड़ कर रहे होते हैं कि वो अपनी टीम के लोगों को ना चांस नहीं दे रहे होते, उनकी ताकत, उनका शक्ति प्रदर्शन करने का। शक्ति प्रदर्शन करना भी बहुत जरूरी है। आपकी टीम के व्यक्ति को मौका दो कि वो अपनी स्ट्रेंथ लोगों को दिखा सके, इससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में ऐसा है जो कि प्लान शो करता है बहुत अच्छे से, तो उसे और मौके दो प्लान शो करने के। कोई भी मीटिंग है वहां पर उस व्यक्ति को और मौका दो प्लान शो करने का, इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, इससे उसके अंदर और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। चांस, गिव देम चांस टू शो देयर स्ट्रेंथ। अगर कोई व्यक्ति इनविटेशन करने में सक्षम है, अच्छा है, तो उसे और ज़्यादा इनविटेशन करने के लिए प्रेरित करो। उसको और ज़्यादा इनविटेशन करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, उसके साथ में 4-5 लोगों को चिपका दो और उससे कहो कि यार तुम्हारा इनविटेशन बहुत अच्छा है, यार ये 4-5 लोग हैं, इनका इनविटेशन खराब है, तो इनको सिखा दो ज़रा। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर में एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी। इससे क्या होगा, उसके अंदर एक ड्यूटी वाली भावना आ जाएगी और फिर वो और बेहतर परफॉर्म करेगा। तो जो व्यक्ति की जो चीज़ स्ट्रेंथ है, उनको उनकी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका जरूर दो। कई बार हम लोग प्रॉपर मौका नहीं दे रहे होते अपने साथ के लोगों को उनकी स्ट्रेंथ दिखाने का, तो मौका जरूर दो उनको। ये भी उनकी राइट ट्रेनिंग का एक पार्ट है।
ठीक है, तो ये सारे काम आपको करने हैं, हम सभी लोगों को करने हैं ये सारे काम, जिससे कि इसको कहा जाता है राइट ट्रेनिंग में लेकर आना अपनी टीम को। राइट ट्रेनिंग अगर आज तक नहीं करते थे ना, तो ये सारे काम आज करना शुरू कर दो दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारे काम करना। ये जब आप सारे के सारे काम करोगे तो आपकी टीम का स्टेमिना आप देखोगे बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग जाएगा, रिजल्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी टीम के अंदर एक पॉजिटिविटी का एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि वो आपकी टीम के अंदर, एक बिजनेस के अंदर आपके एक मोमेंटम लेकर आ जाएगा, और उस मोमेंटम में बहुत तेजी से रिजल्ट्स आएंगे, आपका भी पे आउट बढ़ेगा और आपकी टीम के लोगों का भी पे आउट बढ़ना शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये सारे काम करने हैं, राइट ट्रेनिंग देनी है। तो इससे क्या होगा, दूसरा जो फैक्टर है जिसके कारण स्टैमिना लो रहता है, हमने शुरू में तीन कारण बताए ना, तो उनमें से दूसरा कारण जो है राइट ट्रेनिंग की कमी की वजह से लोगों का स्टैमिना कम रहता है, तो ये कमी जो है ऐसा ये सारे स्टेप्स लेने से दूर हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरे स्टेप पे जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, वो है एप्रिसिएशन। ठीक है, लैक ऑफ एप्रिसिएशन की कमी की वजह से भी आपकी टीम के लोगों का स्टैमिना कम रहता है। ठीक है, तो हमें इस कमी को भी दूर करना है, यानी कि एप्रिसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कैसे कर सकते हैं ये देखिएगा, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सेंटेंस लिखा हुआ है, गिव राइट एप्रिसिएशन टू द एफर्ट्स क्या लिखा हुआ है, गिव राइट एप्रिसिएशन टू द एफर्ट्स ऑफ योर टीम मेंबर्स बिकॉज एन एफर्ट दैट इज एप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। ये बात किसने बोली है पता है, एन एफर्ट दैट इज एप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, ये बात बोली है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, गिव राइट एप्रिसिएशन टू द एफर्ट्स of your team members because an effort that is appreciated gets repeated। आपको आपकी टीम का व्यक्ति जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर एप्रिसिएशन जरूर दो, जरूर दो। वो जो भी प्रयास कर रहे हैं उनकी प्रयास के लिए उनकी तारीफ जरूर कीजिए, उनको बधाई जरूर दीजिए। जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी उनकी नज़र में जो भी उन्हें लगता है कि भाई ये काम महत्वपूर्ण है और ये काम मैंने बहुत अच्छे से किया है, उस चीज़ को ज़रा फील करने की कोशिश करो। हो सकता है कि ज्वाइनिंग ना निकाल पाया हो सामने वाला व्यक्ति, हो सकता है कि आपकी टीम का मेंबर है वो ज्वाइनिंग ना निकाल पाया हो, लेकिन उसके अंदर में ये फीलिंग हो कि यार मैंने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया था, मैंने प्लान बहुत अच्छे से दिया था, मैंने फॉलोअप बहुत अच्छे से किया था, रिजल्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। तो ये फीलिंग आपने समझना है, इस फीलिंग को आपने कैच करना है, और आपने इसी फीलिंग को आपने कैच करके जो है आपने सामने वाले को, अपनी टीम मेंबर को अप्रिशिएट करना है कि सर बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से आपने प्लान शो किया और बहुत बढ़िया आपका सर जो है आपने फॉलोअप किया था, और बहुत ही बढ़िया रहा सर। जिस तरीके से अभी आप इतने कम समय में आप इतनी तेजी से सीख रहे हैं इस बिजनेस को, उसे देख के सर मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है आपके ऊपर, और मेरे को ऐसे मन में फीलिंग आती है कि इस बिजनेस के अंदर सर बहुत ही जल्दी आप बहुत बड़ी सफलता पे पहुंचने वाले हैं। इस तरीके से आपने जो है अपने साथ के लोगों को अप्रिशिएट करना है उनके एफर्ट्स के लिए। क्यों आपने अप्रिशिएट करना है, क्योंकि जो भी एफर्ट अप्रिशिएट किया जाता है उस एफर्ट को सामने वाला रिपीट करता है। समझ में आ गया, जो भी एफर्ट अप्रिशिएट किया जाता है उस एफर्ट को सामने वाला रिपीट करता है। ठीक है, तो वो आपने रिपीट करवाना है। जब आपको पता है कि सामने वाले ने अपनी पूरी ताकत से प्लान दिया है, रिजल्ट आया नहीं आया वो अलग बात है, सामने वाले ने अपनी पूरी ताकत लगाई ना, अपना पूरा पोटेंशियल झोंका ना, उसे अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो। तो ये अप्रिसिएशन होना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं जो ज्वाइनिंग निकाल के लेकर आते हैं, और कुछ लोग तो उनकी भी तारीफ नहीं कर रहे होते जो ज्वाइनिंग निकाल कर लेकर आते हैं, वो हमेशा उन लोगों से भी दुखी रहते हैं। कुछ लीडर्स को मैंने देखा है वो अपनी टीम मेंबर्स से हमेशा दुखी रहते हैं, अरे यार इसने पिछले हफ्ते भी 4 ही क्लोजिंग करी थी, इस हफ्ते भी इसने 4 ही क्लोजिंग करी,
तो वो उनकी तारीफ नहीं कर रहे होते, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, और वहीं पे गड़बड़ होती है। ये अप्रिसिएशन में आपने कमी नहीं करनी। अप्रिसिएशन में आपका कोई कुछ लग थोड़ी रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है। अगर आप किसी को बधाई देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो इसमें आपका कुछ जा थोड़ी रहा है, लेकिन इससे आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन रहा है और मोटिवेशन आपकी टीम का इंक्रीज हो रहा है, और अप्रिसिएशन से ऑटोमेटिकली उनका स्टेमिना भी बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने क्षमता को स्ट्रेच करने के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, जूम कर लेते हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं। चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 क्या था? गिव राइट एप्रिसिएशन टू द एफर्ट्स ऑफ योर टीम मेंबर्स बिकॉज एन एफर्ट दैट इज एप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। इसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट आता है एप्रिसिएशन के अंदर में, सेलिब्रेट ईच एंड एवरी सक्सेस एंड माइलस्टोन। आपकी टीम के लोगों को जो है, आपकी टीम के लोग जो हैं उनकी हर छोटी छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट कीजिए सर। आप हर छोटी छोटी सक्सेस को, जब किसी व्यक्ति का पहला चेक बनता है, आपकी टीम में किसी व्यक्ति का पहला चेक बनता है, तो उस पहले चेक को भी सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग इस सेशन के अंदर आए हैं ना, आज की डेट में अभी इस समय जितने भी लोग इस सेशन में हैं, 270 लोग अभी इस सेशन में हैं, आप में से मैं गारंटी देता हूँ हर किसी को अपने पहले चेक का अमाउंट याद होगा। आज की डेट में याद है ना? आप सब लोगों को अपने पहले चेक का अमाउंट याद है कि नहीं है? कितना था? जल्दी बताइएगा, सभी लोग बताइएगा कितना था पहले चेक का अमाउंट, कितना था? ₹350। ओके, और 167, 1400, 4500, 2400, 475, 2500, 1100, 70, 258, 268। देखिए आप सब लोगों को अपने पहले चेक का अमाउंट याद है ना? तो आपकी टीम के व्यक्ति को भी अपने पहले चेक का अमाउंट याद रहने वाला है हमेशा हमेशा। आपको याद है तो उसको भी याद रहेगा ना? क्यों याद रहेगा? क्योंकि वो उसके लिए एक स्पेशल मोमेंट होता है, और अगर आप इस स्पेशल मोमेंट को इस स्पेशल मोमेंट पे अपने साथ के व्यक्ति की तारीफ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो और स्पेशल बन जाता है, और ज्यादा स्पेशल बन जाता है। छोटी ही सही, लेकिन ये सफलता ही तो है, ये पहला माइलस्टोन ही तो है। मुझे याद है जब मेरा पहला चेक बना था, 6 महीने लगे थे मुझे अपना पहला चेक बनाने में, 6 महीने। और जब 6 महीने के बाद जब मेरा पहला चेक बना, तो मेरे पास अभी चेक पहुंचा भी नहीं था, क्योंकि चेक उस समय जो है कंपनी वहां से कुरियर के द्वारा भेजती थी, तो 15 से 20 दिन लगते थे चेक हमारे पास आने में। तो चेक मेरे पास पहुंचा नहीं था, लेकिन चेक बन गया था, तो वो हमारे सीनियर्स को भी दिख गया था कि भाई इस व्यक्ति का पहला चेक बन गया है। तो हमारे जो अपलाइन थे, हमारे जो उस समय जो इंजन थे, वहाँ पर हमारे जो इंजन थे, उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा, जोशी जी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्या बोला? जोशी जी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका पहला चेक बन गया है। और अब आपका पहला चेक बन गया है, तो अब आपके लगातार चेक पे चेक, चेक पे चेक, चेक पे चेक बनते चले जाएंगे। आपने जो इस दौरान मेहनत करी, वो मेहनत हम इतने दिनों से देख रहे थे, और फाइनली आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलना अब शुरू हो गया है, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इस तरीके से उन्होंने मुझे जो उन्होंने मेरी तारीफ करी, उससे मेरे अंदर में बहुत जान आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो चेक मेरे लिए स्पेशल था, लेकिन जब उनका कॉल मुझे आया, इस तरीके से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, तो मेरे लिए वो चेक और ज़्यादा स्पेशल हो गया। ठीक है, मुझे याद है फिर मैंने वही सिस्टम जब अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट किया। हमारी टीम में एक व्यक्ति थे मिस्टर अंकित कुमार, उनको भी उनका पहला चेक आने में थोड़ा सा टाइम लगा, हालांकि उतना नहीं लगा जितना मुझे लगा। उन्हें लगभग मेरे ख्याल से शायद 2.5 महीना उनको लगा होगा पहला चेक अपना निकालने में। तो क्योंकि वो कल्चर डुप्लीकेट हो रहा था,
तो मैंने भी सेम उसी तरीके से जैसे मेरी तारीफ करी गई थी, तो मैंने भी अपने साथ के व्यक्ति को अप्रिशिएट किया। और वह व्यक्ति का जब चेक उसके हाथ में आया, अंकित कुमार का जब पहला चेक उसके हाथ में आया, तो वो व्यक्ति उस चेक को लेकर घूमता रहा मार्केट में और घूम घूम के सबको दिखाया उसने कि देख मेरा चेक आ गया, देख मेरा चेक आ गया। उस समय, उस दौरान, उस 2.5 महीने में उसने जितने भी लोगों को प्लान दिखाया था, उतने सारे लोगों के पास दोबारा गया वो व्यक्ति और जा जाके दिखाया कि भाई मेरा देखो चेक आ गया। आपको हो सकता है ये लग रहा होगा कि यहाँ से चेक आता है, नहीं आता है, पता नहीं क्या आता है, देखो मेरा पहला चेक आ गया। वो चेक लेके वो व्यक्ति घूमा, क्योंकि पहला चेक खास होता है सभी के लिए। तो आपकी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए, आपकी टीम के अप्रिसिएशन के लिए, जो आपका जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, सेलिब्रेट ईच एंड एवरी स्मॉल सक्सेस एंड माइलस्टोन। अब यहाँ पर सिर्फ चेक ही पहली सक्सेस नहीं है, सिर्फ चेक ही पहली सक्सेस नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब आपकी टीम का व्यक्ति पहली बार इनविटेशन करता है खुद से, तो ये भी उसकी पहली सक्सेस ही है। जब पहली बार वो व्यक्ति खुद से इनविटेशन करता है, सक्सेसफुल इनविटेशन, यानी कि उसने अपने दम पे किसी को इनवाइट किया और सामने वाला आपका प्लान देखने के लिए आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनविटेशन सक्सेसफुल हो गया। तो पहला सक्सेसफुल इनविटेशन, उसके लिए भी आप अप्रिशिएट कीजिए। पहली बार जब वो 1-on-1 में बैठ के उस व्यक्ति ने कंपनी का प्लान समझाया अपने प्रोस्पेक्ट को, वहां पर हो सकता है बगल में आप भी बैठे होंगे, ज्यादातर केसेस में आप तो बैठे ही होंगे वहां पर, क्योंकि अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे बात भी करेंगे आने वाले सेशंस में, कई चीजें बताई जाएंगी आपको इस सेशन के अंदर में टीम को आगे ले जाने के लिए। तो वहां पर जो पहली बार जो व्यक्ति प्लान प्रेजेंटेशन करता है 1-on-1 पहली बार, वो भी एक सक्सेस है। पहली बार फॉलोअप करता है, फॉलोअप में क्वेश्चन को हैंडल करना शुरुआत करता है, तो वो भी एक तरीके की सक्सेस ही है। चाहे उसका रिजल्ट आ पाया या नहीं आ पाया, वो भी एक सक्सेस ही है। और ये छोटे छोटे मूवमेंट्स को अगर आप सेलिब्रेट करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस काम कम लगेगा और सेलिब्रेशन ज्यादा लगेगा। और यही आपने अपनी टीम में कल्चर डालना है कि वो काम कम लगे, सेलिब्रेशन ज्यादा लगे, क्योंकि काम करने का मन नहीं करता, सेलिब्रेट करना हर कोई चाहता है। ठीक है, काम कोई नहीं करना चाहता, सेलिब्रेट हर कोई करना चाहता है। तो आपकी टीम का जो पूरा वर्किंग पैटर्न है, वो काम कम लगना चाहिए, सेलिब्रेशन ज्यादा लगना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशंस आप अपने बिजनेस के अंदर में डालिए। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें आप बहुत ज्यादा खर्चा कीजिए, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार प्लान शो किया, तो आप कंपनी के अंदर जब मीटिंग चल रही है, आप अपनी टीम की मीटिंग ले रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को एक जो है शाउट आउट दे सकते हैं कि हमारी टीम में मिस्टर राजू हैं, मिस्टर राजू जी ने आज जो है पहली बार अपना 1-on-1 अपने माध्यम से प्लान प्रेजेंटेशन किया, और इसके लिए मैं मिस्टर राजू जी को बहुत ज़्यादा हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इतना ही बहुत है, और आप बाकी सारे लोगों से उनके लिए क्लैपिंग करवा सकते हो, इतना बहुत है। इसको एप्रिसिएशन कहते हैं, छोटी छोटी, इसमें आपका पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है, लेकिन इससे सामने वाले को महत्वपूर्ण होने का एहसास हो रहा है, और ये ज़रूरी है महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाना। छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को अपनी टीम के अंदर में सेलिब्रेट कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा बिजनेस करने में, आपके साथ के लोगों को भी वो आपका जो बिजनेस का जो पूरा काम है, वो काम कम लगेगा, सेलिब्रेशन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, प्रदीप सर कह रहे हैं कि सर सेफ शॉप में ऐसा होता है। जी सर, सेफ शॉप में ही नहीं होता ऐसा, लगभग हर कंपनी के अंदर ऐसा होता है। जो भी एक्चुअल में क्या है ना, जो भी टीमें जो है ना, टीम में एक्चुअल में टीम्स के अंदर में हो रहा होता है ये सब। हमें लग रहा होता है कंपनी में हो रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा कंपनी में नहीं हो रहा होता, ऐसा टीम्स के अंदर में हो रहा होता है। तो जो टीमें एथिकल तरीके से काम कर रही होती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही होती हैं, वो सभी टीमों के अंदर ऐसा हो रहा होता है। तो प्रदीप सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि सेफ शॉप में ऐसा होता है, तो मैं तारीफ करना चाहूँगा आपके अपलाइन की, आपके जो सीनियर अपलाइंस हैं, मैं उनकी जरूर तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा वर्क कल्चर डाला है आपके नेटवर्क के अंदर में, अपने नेटवर्क के अंदर में, जिससे कि उनके टीम के लोगों को ऐसा फील आता है कि ऐसा होता है। जबकि ऐसा जब क्योंकि मैं सारी कंपनियों का देखता रहता हूं, तो ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेफ शॉप में ही होता है, बहुत सारी टीमों में ऐसा होता है
क्योंकि बेसिकली आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आप काम कर रहे होते हैं एक एज अ बिजनेस ओनर, आप काम कर रहे होते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक आप हैं। तो जितने भी लीडर्स होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा वर्क कल्चर डालते हैं, उन सारी टीमों में ऐसा हो रहा होता है, वो टीमें भले ही किसी भी कंपनी की हों, है ना। इसीलिए हम ये चीज बोलते हैं कि भाई कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर में ज्यादातर केसेस में। ठीक है, चलिए तो ये आपने करना है एप्रिसिएशन में। क्या करना है? गिव क्विक इंसेंटिव, रिवार्ड और सम गिफ्ट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने पर, कोई पर्टिकुलर अच्छा काम करने पर आप छोटे छोटे क्विक इंसेंटिव, कुछ छोटे छोटे रिवार्ड और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एप्रिसिएशन के लिए। अब इसके अंदर क्या है, एप्रिसिएशन के लिए अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आप कोई गिफ्ट इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है 200, 250, 500, 1000 का कुछ ले आओ। 10 रुपए की जो किटकैट चॉकलेट होती है ना, 10 रुपए की जो चॉकलेट होती है, वो भी आप जो है एज अ रिवार्ड, एज अ गिफ्ट आप दे सकते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने पहला चेक बनाया, पहला चेक बना उस व्यक्ति का, या आपने कोई छोटा सा गोल रख दिया कि अगले 3 दिन के अंदर जो व्यक्ति 1000 बीवी का बिजनेस करेगा, 1000 बीवी की रिटेल सेल करेगा, अगले 3 दिन के अंदर में उनको अलग से एक रिवार्ड दिया जाएगा, या अलग से उनको ये चॉकलेट दी जाएगी, या अलग से उनको कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी आप रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार ये चीज़ें खर्चा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा खर्चा कर देना भी गलत डुप्लीकेशन है। अगर आप ज़्यादा खर्चा कर देंगे ना, तो ज़्यादा खर्चा करने से भी आपकी टीम की आदत खराब हो जाती है। यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होती है, बिल्कुल कंट्रोल में रहकर ये काम करना होता है। अगर आप कंट्रोल से ज़्यादा करेंगे खर्चा, तो आपके साथ के लोगों की आदतें खराब हो जाएंगी सर, है ना। फिर वो बिना इस तरह के अप्रिसिएशंस के फिर वो काम ही नहीं करेंगे। फिर क्या फायदा हो गया? फिर उनको जिंदगी भर अप्रिसिएशन देते रहो, जिंदगी भर उनको अवार्ड देते रहो, आपकी आधी इनकम तो वही खर्च हो जाएगी, फिर क्या फायदा उसका। तो गलत हैबिट डेवलप नहीं करनी टीम के अंदर में, ये ख्याल रखना है। तो ये अप्रिसिएशन आपका एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए, एकदम कंट्रोल्ड होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पैसा खर्च ना ही हो तो बेहतर है, और थोड़ा बहुत पैसा अगर कहीं खर्च करना भी पड़े तो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर आपका पूरी तरीके से कंट्रोल्ड रहना चाहिए। ठीक है सर। राजेश सर कह रहे हैं कि सर हमारे महागुरु जी के माध्यम से सेलिब्रेशन होते रहते हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल होते रहते हैं, क्योंकि आपके जो महागुरु जी है वो एक्चुअल में इंजन है ना, वो इंजन है, क्योंकि इसीलिए सेलिब्रेशन होते रहते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में इंजन किसको बनना है? आपको बनना है ना। इंजन तो अब आपको बनने की बारी आ गई सर। तो इस चीज का आप जो है ख्याल रखिए सभी लोग। गिव क्विक इंसेंटिव, रिवार्ड्स और सम गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट, रिवार्ड, क्विक इंसेंटिव आप अगर अपनी टीम के अंदर में डालते रहेंगे तो उससे आपकी टीम को बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है स्टैंडिंग ओवेशन, एप्लॉस एंड शाउट आउट। जिस चीज के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे सकते हैं अपने साथ के लोगों को, ठीक है ना। स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि खड़े होकर सम्मान देना, किसी व्यक्ति को खड़े होकर सम्मान देना, तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं। एप्लॉस यानी कि तालियां, शाउट आउट यानी कि आपने उनका नाम, सबके सामने आपने उनका नाम अनाउंस किया कि मिस्टर सो एंड सो हैं, मिस्टर राजू हैं और उन्होंने बहुत अच्छा जो है बिजनेस किया है। तो इस तरीके से आप उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका है एप्रिसिएशन। जब ये तीनों कामों के ऊपर आप एक साथ ध्यान में देते हैं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, लैक ऑफ स्टेमिना आपकी टीम की बहुत सारी एनर्जी, आपके साथ के लोगों की बहुत सारी एनर्जी खा जाता है। लैक ऑफ स्टेमिना, जब स्टेमिना की कमी होती है तो बहुत सारी समय की बर्बादी हो रही होती है, बहुत सारी एफर्ट्स की बर्बादी हो रही होती है, और रिजल्ट बहुत कम आ रहे होते हैं जब स्टेमिना की कमी होती है। लेकिन स्टेमिना की कमी को दूर करने के लिए जब आप ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, तीनों चीजों में क्या आ गया,
सबसे पहले आप मोटिवेशनल फैक्टर्स आपने ऐड किया, फिर आपने राइट ट्रेनिंग आपने ऐड करी अपनी टीम के अंदर, और फिर आपने एप्रिसिएशन भर भर के एप्रिसिएशन करना शुरू कर दिया। ये तीनों काम जब आप एक साथ करना शुरू करते हैं अपनी टीम के अंदर में, तो आपकी टीम का स्टेमिना एकदम ऐसा बूस्ट करता है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी हाई परफॉर्मिंग टीम बनती है आपकी कि फिर वो रोके नहीं रुकती। आपके बिजनेस के अंदर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम आता है। लेकिन ये तीनों काम आपने एक साथ अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये तीनों काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं इनमें से ये काम कर लेता हूं, ये काम रहने देता हूं, ऐसा मत करना। मोटिवेशनल फैक्टर्स भी क्रिएट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर्स अपनी टीम में क्रिएट कर सकते हैं करिए। उसके बाद आप अपनी टीम को जो है राइट ट्रेनिंग डालिए, जिस व्यक्ति को जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है उसको वैसी ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। और उसके बाद एप्रिसिएशन भर भर के एप्रिसिएशन आप अपनी टीम के अंदर में डालिए। आपका जब आप ये काम करेंगे तो आपकी बिजनेस के अंदर जो काम है वो काम नहीं लगेगा, फिर वो एक जो है सेलिब्रेशन बन जाएगा, एक महोत्सव की तरह बन जाएगा। खेलते खेलते हंसते खेलते सारे लोग सफलता की ओर आगे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। एकदम खुशी खुशी के माहौल में, खुशनुमा माहौल में लोग जो है पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट होगा, हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट होगा, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट होगा। रिजल्ट्स अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे और लोगों को समझ में नहीं आएगा, आसपास की दिन दुनिया को समझ में नहीं आएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उनको समझ में नहीं आएगा, उन्हें सिर्फ दिख रहा होगा कि यार ये लोग तो हमेशा सेलिब्रेटी करते रहते हैं, सेलिब्रेटी करते रहते हैं और सेलिब्रेट कर करके पैसे कमाते रहते हैं, सेलिब्रेट कर करके इनकी इनकम बढ़ती रहती है। उनको समझ में नहीं आ रहा होगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। काम करने का मजा तभी आता है, ठीक है। तो ये सारे काम आप लोग करेंगे तो आपकी टीम का स्टैमिना बहुत तेजी से बढ़ेगा सर, ठीक है। सो आज के सेशन में यही है, आज का सेशन यहीं तक है और आई थिंक आज का सेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज के सेशन में मिले होंगे। कल जो है इंजन बनो सेशन का जो डे 4 है वो एक्चुअल में कल होना था, लेकिन कल क्योंकि अब न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम आ जाएगा कल, क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारा इंजन बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता नहीं है। हमारा इंजन बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम सैटरडे से लेकर थर्सडे तक होता है और फिर फ्राइडे को नहीं होता है, क्योंकि फ्राइडे को न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो डे 4 जो होगा वो परसों होगा। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जिन्होंने अभी तक ड्रीम एक्सपेंशन की अपनी जो ड्रीम बुक है अगर वो नहीं बनाई है तो उसे दोस्तों बनाइए, ज़रूर बनाइए, ठीक है। वो आपके काम आने वाली चीज़ है, जीवन भर आपके काम आने वाली चीज़ है। अपनी ड्रीम बुक आप ज़रूर बनाइए और बड़ी बनाइए, मोटी बनाइए। जितनी बड़ी बनाओगे, जितनी मोटी बनाओगे, उतना ही आपको आगे चल के आपके भविष्य में आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा यार आप क्या करें, ठीक है सर। तो मिलते हैं, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे दोस्तों कल सुबह MLM का सत्संग में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।